हेलो एंड मोस्ट वेलकम। तो आज हम लोग ओबिलिया की बात करेंगे। ओबिलिया इज़ अ व्हाट सी फर। इसके पार्ट 1 को स्टडी करेंगे जिसमें हम हाइड्रोइड कॉलोनी की बात करेंगे, यानी सिर्फ पॉलिप की बात करेंगे। मेडूसा और इसके रिप्रोडक्टिव या लाइफ हिस्ट्री को नेक्स्ट पार्ट्स में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजोन्स आर conical, strictly marine, having both polyp and medusa stage in their life histories. A typical example is Obelia, which is a marine colonial hydrozoan of very small size, 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है. Its most common example is Obelia geniculata. इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो ये फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है, क्लास हाइड्रोजोआ, ऑर्डर हाइड्राइडा, सब ऑर्डर लेप्टोमेडेसी, फैमिली यूकोपाइडी, जीनस ओबिलिया एंड स्पीसीज जेनिकुलेटा। अब हाइड्रोइड कॉलोनी की बात करते हैं। हाइड्रोइड कॉलोनी का मतलब यहाँ पे पॉलिप स्टिच से है, जो कि सेसाइल होता है, जो पेड़ की तरह दिखता है। ठीक है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले इसके हैबिट और हैबिटेट को भी समझ लेते हैं। तो ओबेलिया जो होता है टिपिकली सेडेंट्री मरीन कॉलोनियल हाइड्रोइड होता है। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अटलांटिक और पैसिफिक कोस्टल वाटर में बहुत आसानी से पाया जाता है। 80 मीटर की गहराई पे, 80 मीटर्स के डेप्थ पे बहुत इजीली देखने को ये मिल जाता है। बहुत आसानी से ये अवेलेबल होता है। इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही फॉर्म होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ जैसे कि नॉर्मल कैरेक्टर है सिलेंट्रेटा का पॉलीमॉर्फिज्म शो करना, तो यहाँ भी है। द एसेक्सुअल फॉर्म इज प्रोमिनेंट ब्रांच हाइड्रॉइड कॉलोनी, जो किसी न किसी स्टोन या रॉक से जुड़ा होगा या किसी एनिमल से जुड़ा होगा। ठीक है। एंड इट लुक्स लाइक डेलिकेट वाइटिश लाइट ब्राउन फर लाइक ग्रोथ होती है इसमें। और जो सेक्सुअल फॉर्म होता है तो वो क्या होता है, इनकॉन्स्पिक्यूअस बेल या अम्ब्रेला लाइक फ्री स्विमिंग स्टेज होता है, जिसको मेडुसा कहते हैं। हम क्या पढ़ेंगे आज? आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोइड कॉलोनी को, यानी पॉलिप स्टेज को। किसको? पॉलिप स्टेज, जो कि कैसी स्ट्रक्चर है, जो कि सेसाइल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉलोनी, एक्सटर्नल फीचर्स की बात कर लें। हाइड्रोइड कॉलोनी ऑफ ओबिलिया is delicate, semi-transparent, and whitish or light brown in color. It consists of vertical branching stems called hydrocauli. Singular की बात करें तो hydrocaulus होगा, rising 2 to 3 centimeter above a root-like stolon or hydrorhiza. Both are of thickness, और ये एक नॉर्मल थ्रेड की तरह दिखता है। ग्रोथ ऑफ कॉलोनी इज सिम्पोडियल, ईच वर्टिकल स्टेम और हाइड्रोकॉलस ब्रांचेस इन एन अल्टरनेट मैनर। ठीक है ना, अल्टरनेट मैनर पे, जैसे एक ब्रांच यहाँ निकला, दूसरा इस साइड निकलेगा, तीसरा इस साइड निकलेगा, तो इस तरह से अल्टरनेट मैनर पे निकलते हैं। द लैटरल ब्रांचेस may sometimes give off branches of third order. Okay, and each ultimate branch terminates in a nutritive zoids, which is known as polyp or hydranth. तो जो न्यूट्रिटिव जॉइड है, जहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है, वो पॉलिप या हाइड्रेंथ है यहाँ पे। In the axils of older polyps there are placed cylindrical reproductive zoids. तो यहाँ पे reproductive zoids भी होंगे। ठीक है, लेकिन कहाँ? ओल्डर पॉलिप में ही होंगे, उसी के साथ निकलेंगे। एंड दीज आर नोन एज ब्लास्टोस्टाइल्स और गोनेंजिया। दस ओवेलिया कॉलोनी इज डाइमॉर्फिक। ठीक है, यानी 2 मॉर्फ यहाँ पे प्रेजेंट हैं, exhibiting 2 types of zoids. When blastostyles develop saucer shaped bodies, जिसको कि मेडुसा कहते हैं, तो उस समय में कॉलोनी
ट्राइमॉर्फिक हो जाती है। इसको हम आगे समझेंगे। अब बात करते हैं सीनोसार्क की। सीनोसार्क आर व्हाट द ब्रांचेस एंड जूइड्स ऑफ द कॉलोनी कंटेन consist of what? An inner tubular and living portion which is called सीनोसार्क। ठीक है, ये वो हिस्सा है जो लिविंग भी है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सीनोसार्क कहते हैं। ये एक तरह से अंदर की कैविटी की तरह है ना, पूरी कॉलोनी के अंदर पूरा एक कनेक्शन बनाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेलुलर वॉल एनक्लोजिंग अ कैनाल जिसको सीनोसार्कल या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, वो जो कैनाल होगा उसको क्या कहेंगे? सीनोसार्कल कैविटी या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी which is continuous with which is what continuous with the next one also. next one means what? जॉइड्स, जो भी एनिमल्स होंगे, चाहे वो आपका गोनेंजियम हो यानी रिप्रोडक्शन के लिए हो, चाहे वो आपका हाइड्रेंथ हो, तो उनके कंटिन्यूएशन में ये लगा रहता है। द सेलुलर वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, इसलिए ये कैसा एनिमल हो गया? ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो गया। अच्छा, सीलेंट्रेट एनिमल है क्योंकि प्लांट की तरह दिखता है लेकिन एनिमल है, तो पहले तो इसमें सेल वॉल नहीं है, दूसरा इसमें क्लोरोफिल नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो इसको प्लांट से बिल्कुल अलग करते हैं और इसीलिए एनिमल किंगडम में रखा जाता है। ओके, तो इसमें जो आउटर लेयर होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं और जो इनर लेयर है उसको गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। एंड दे आर विद अ जिलेटिनस मीजोग्लिया, इनके बीच में होती है। ठीक है, बहुत ही पतली होती है, बहुत ही छोटी होती है। बोथ एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस इंक्लूड सेल्स एज इन केस ऑफ हाइड्रा। पेरिसार्क की बात करें, पेरी का मतलब ये है चारों ओर, परिधि पे, हर तरफ, है ना, तो सीनोसार्क को कवर करती हुई एक लेयर बनेगी, है ना, उसके बाहर की लेयर, उसको हम बोलेंगे पेरिसार्क। सीनोसार्क इज सराउंडेड एक्सटर्नली बाय येलोविश और ब्राउन टफ ट्रांसपेरेंट एंड नॉन लिविंग काइटिनस लेयर। ठीक है, कैसी लेयर? काइटिनस लेयर कॉल्ड पेरिसार्क। इट इज secreted by epidermis on its outer side. It protects the colony and serves as a supporting exoskeleton. In young colony, perisarc is in close contact with sinosarc, but in older colony, it becomes separated by a space except at occasional spot where epidermal cells extend outward to meet it. At the base of each joint, पेरिसार्क bear annular constrictions। ठीक है, वो गोल गोल छल्ले जैसा कंस्ट्रक्शंस होते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड पेरिसार्कल annuli। Usually a single annulus is also present on the main stem just below the base of each lateral। ओके, हर लेटरल ब्रांच पे, जो भी लेटरल ब्रांच होती है वहाँ पे एक सिंगल एनुलस भी देखने को मिलता है। पेरिसार्क प्रोवाइड रिजिडिटी टू द कॉलोनी बट एनुलर कंस्ट्रक्शन परमिट लिमिटेड स्विंग मूवमेंट। तो अब वाटर करंट्स के साथ ये नॉर्मली ऐसा होता है। अब चौथा बात कर लेते हैं इनमें कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, यानी कौन कौन से एनिमल होते हैं। जो हम कह रहे हैं कि ये डाइमॉर्फिक है, स्पेसिफिक केस में ट्राइमॉर्फिक हो जाता है, तो आखिर कौन कौन से एनिमल्स हैं यहाँ पे? वैसे तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, बट एक डिस्कशन है, नोट्स आपको मिल जाएगा, लिख लीजिए। द टर्म जॉइड, जो कि ग्रीक भाषा में इसका मतलब होता है एनिमल। ठीक है, तो जुवन प्लस ऑइड यानी एनिमल के फॉर्म्स की बात हो रही है, कौन कौन से एनिमल फॉर्म हैं यहाँ पे। इट इज़ यूज्ड फॉर एन इंडिविजुअल फॉर्म of a coelenterates colony. As already noted, hydroid colony of Obelia is what? Dimorphic, exhibiting two types of individuals or zooids. The first one is polyp or hydranth. The first one is what? Polyp or hydranth, and the second one is gonangia. These two types of zooids differ morphologically as well as physiologically.
देखने में तो बिल्कुल अलग अलग दिखते ही हैं, मॉर्फोलॉजी में फिजियोलॉजी भी इनकी बिल्कुल अलग अलग होती है। तो हम पॉलिप पे आज अपना फोकस करते हैं, मेडुसा को नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। पॉलिप और हाइड्रंथ। सो पॉलिप और पॉलिपस इसका मतलब होता है मेनी फुटेड स्ट्रक्चर, जिसके बहुत सारे पाँव निकले हों, ठीक है। और हाइड्रंथ यानी हाइड्रा प्लस एंथस यानी पानी का फूल, ठीक है, वाटर फ्लावर। सो नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये देखने में कैसे दिखते होंगे, छोटे ट्री के या फ्लावर के अपीयरेंस की तरह दिखते होंगे। So they are the nutritive joints. They are what? Nutritive joints of the colony. A nutritive joint is also called gastrozoid or trophozoid. It is yellowish in color and has the form of a radially symmetrical and cylindrical or conical hollow sac resembling a miniature hydra. Its narrow proximal end is continuous with coenobarbs of hydrocoelus. Its distal end is produced into a conical elevation and which is known as what? हाइपोस्टोम, या इसको मैनोब्रियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बाहर की ओर है, ठीक है, कॉनिकल एलिवेशन के साथ, ये क्या है भाई? डिस्टल एंड पे है, यानी दूर वाले किनारे की बात कर रहे हैं, प्रॉक्सिमल की नहीं बात हो रही, तो उसको मनोब्रियम या हाइपोस्टोम कहते हैं, विच मेजर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द हाइड्रंथ। हाइपोस्टोम भी आर द टर्मिनल अपर्चर, जिसको कि माउथ भी कह सकते हैं, द माउथ, विच इज़ कैपेबल ऑफ डायलेशन एंड कॉन्ट्रक्शन। राइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द हाइपोस्टोम इज़ अ सर्कलेट ऑफ 30 filiform टेंटिकल्स। 30, ये याद कर लीजिएगा कि 30 होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 30 फेलिफॉर्म टेंटिकल्स होते हैं, विच आर मच लॉन्गर देन द हाइपोस्टोम। और ये बिल्कुल बड़े होते हैं, इसलिए फूल की तरह दिख, इसीलिए इनको क्या हाइड्रंथ भी कहा जाता है। इनका नाम इसी वजह से हाइड्रंथ पड़ गया। ओके, टेंटिकल्स ऑफ द ओबिलिया आर सॉलिड, लेकिन हाइड्रा के जो टेंटिकल्स होते थे वो होलो होते थे। नाउ पेरिसार्क सराउंडिंग द हाइड्रंथ dilates to form a loose cup transparent protective sheath, और इसको कहते हैं हाइड्रोथीका। It remains open at the distal end, ओके, और वो माउथ बन जाता है, जहाँ ओपन होता है वो हिस्सा क्या बन जाता है? माउथ। उसी से वाटर करंट बॉडी के अंदर आता है सीनोसार्क और गैस्ट्रल कैविटी में, ठीक है, और उसी के थ्रू एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रीटेड मटेरियल है वहाँ से वो बाहर भी जाता है, यानी फूड के आने और जाने का यहाँ पे एक ही रास्ता है। जबकि पोरीफेरा में ऐसा नहीं होता था, वहाँ ऑस्टिया से एंटर होता था, ऑस्कुलम से निकलता था, बट यहाँ पे माउथ से एंटर होगा और माउथ से ही कोई भी चीज़ बाहर निकलेगी। तो कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट सिस्टम है अभी, यानी डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस को शो कर रहा है। ओके, एट द बेस इट इज़ प्रोड्यूस्ड internally into a ring like horizontal shelf on which rests the base of hydranth. As hydranth is capable of and contraction through the distal open end of the hydrotheca, the horizontal shelf checks it from being withdrawn into the perisarc of the hydrocolus, from where it may not be protrude again. सेकेंड स्ट्रक्चर जो यहाँ पे है वो होता है ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजियम। तो दूसरा जो एनिमल है इस कॉलोनी में वो कौन है? गोनेंजियम। अच्छा, कॉलोनी क्या होती है? हम कब से कॉलोनी पढ़ तो रहे हैं, व्हाट इज़ कॉलोनी एक्चुअली? तो कॉलोनी एक ऐसी प्लेस होती है, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे लोग रहने के लिए कॉलोनीज़ में जाते हैं, यानी जो घर होते हैं। तो कोई भी कॉलोनी जो होती है वहाँ जितने भी घर बने होते हैं वो एक जैसे होते हैं, एक डिज़ाइन के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ कॉलोनी का मतलब यही है कि एक
अगर दो तरह के एनिमल हैं तो वो दोनों कैसे होंगे, मिलते जुलते से होंगे। मतलब उसमें से जो हाइड्रंथ होंगे वो सभी हाइड्रंथ एक जैसे होंगे। जो क्या बोलते हैं आपके गोनेंजियम होंगे वो सारे गोनेंजिया कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। तो वो एक जैसे दिखते हैं इसलिए कॉलोनी कहलाते हैं। व्हेन हाइड्रोकॉलस हैज़ रीच्ड फुल डेवलपमेंट, पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, it produces special club shaped bodies and these are called blastocysts or blastozoids or gonozoids. These are less numerous than hydrants, यानी इनके नंबर काफ़ी कम होते हैं हाइड्रंथ के कंपैरिजन में। हाइड्रंथ के नंबर ऑलरेडी ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर एक कॉलोनी की बात करें तो कहीं पे 2 गोनेंजियम हैं, तो अगर हाइड्रंथ की बात करें तो वहाँ 5 से 6 गोनेंजियम हो गए, यानी वो ज़्यादा होते हैं। Okay, blastostyle has the form of narrow elongated tube. Its distal end is ends blindly, यानी यहाँ पे माउथ प्रेजेंट नहीं होता है। इट इज़ डिवॉइड ऑफ माउथ, डिवॉइड ऑफ माउथ यानी माउथ एब्सेंट होता है। एंड और क्या, टेंटिकल्स भी एब्सेंट होते हैं। एंड हैज़ अ मच रिड्यूस्ड gastrovascular cavity. The perisarc covering blastostyle forms a loose, transparent, vase-shaped capsule structure, and this is what gonotheca, having a terminal collar-like construction. ये समझ में आ रहा है। अब ये जो ब्लास्टोस्टाइल होते हैं तो एसेक्सुअल बडिंग के थ्रू सेक्सुअल इंडिविजुअल्स को बनाते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, ब्लास्टोस्टाइल्स एसेक्सुअल बडिंग के थ्रू सेक्सुअल इंडिविजुअल्स को बनाते हैं, और ये सेक्सुअल इंडिविजुअल्स जो हैं वो मेडुसी या गोनोफोर के नाम से जाने जाते हैं। तो नॉर्मली इनको हम मेडुसी कहते हैं। इसी से 2 स्टेजेस हम अंदाज़ा लगाते हैं, बनाते हैं, पॉलिप एंड मेडुसा. Several medusa birds in various stages of development can be seen on a blastostyle. Fully formed medusae detach from the blastostyle to escape into the surrounding water through an aperture, and this aperture or opening is known as gonopore. बहुत ही छोटा सा aperture होगा, ठीक है, formed by the rupture of gonotheca at distal end. Gonotheca together with the blastostyle and gonophore or medusae is referred as gonangium. This is what gonangium is, जिसका मतलब होता है कि सीड वेसल। गोनेंजियम यानी एक ऐसा वेसल जो सीड मतलब मेडुसी है ना, तो उसके लिए बना हुआ है। हाइड्रोइड ओबिलिया कॉलोनी विद मेडुसी नाउ बिकम व्हाट, ट्राइमॉर्फिक। भाई 3 मॉर्फ हो गए ना यहाँ पे, अभी तक तो डाइमॉर्फिक हुआ करता था, अब ये कैसा हो गया, ट्राइमॉर्फिक। दे बियर 3 टाइप ऑफ जोइड्स, नेमली हाइड्रंथ्स दैट इज गैस्ट्रोजोइड्स, ब्लास्टोस्टाइल दैट इज गोनोजोइड्स, एंड मेडुसी दैट इज गोनोफोर्स। नाउ दिस इज द ए, जो रियल में कैसे ओबिलिया दिखते हैं हमें, ए उसको दिखा रहा है। ए स्ट्रक्चर बिल्कुल छोटे प्लांट्स की तरह दिख रहे हैं। स्लाइड पे हम लोग बीएससी के प्रैक्टिकल जब करते थे तो ऐसा ही दिखता था, और आप लोगों भी अब करते होंगे तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसी स्लाइड्स मिलती होंगी। सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में ऐसी स्लाइड्स बनाने को मिलती थी। तो ये स्ट्रक्चर दिखता है। अब इसको मैग्नीफाई कर लें अगर, तो बी स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। इसका किसी एक पार्ट को मैग्नीफाई करके आप देख सकते हैं तो कैसा दिखेगा। अब इसमें नीचे हाइड्रोराइजा है जो कि एक स्टॉलन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसी तरह से हाइड्रोराइजा के थ्रू जुड़े होंगे। अब जो ऊपर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है इसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोकाउलस। ये हाइड्रोकाउलस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। अब ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है इसके बीच में ये जो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसी को हम सीनोसार्क कहते हैं। और इस सीनोसार्क को जो बाहर से ये ब्लैक कलर से बना हुआ है ना, जो इसकी पेरीफेरी को डिज़ाइन कर दे रहा है, दिस इज़ व्हाट पेरीसार्क। इसी को हम क्या कहते हैं,
पेरी शार्क कहते हैं। अब यहाँ पे दो मॉर्फ कॉलोनीज आपको बहुत आसानी से देखने को मिल रही हैं। क्या? एक तो ये जिनमें टेंटिकल्स बने हुए हैं, देख रहे हैं खूब ढेर सारे हैं। ये है, बहुत ढेर सारे हैं। तो ये हाइड्रंथ हैं। ये क्या हैं? हाइड्रंथ हो गए। और यहाँ पे दूसरे तरह के कौन हैं? दिस वन, जो कि गोनेंजियम है। ये गोनेंजियम है। गोनेंजियम में एक बहुत छोटा सा गोनोपोर है ऊपर, उसके बाद गोनोथीका और ब्लास्टोस्टाइल। तो यहाँ पे आपको देखने को बहुत आसानी से मिल रहा है कि दो मतलब डाइमॉर्फिक कंडीशन में कितने अच्छे से ये रहते हैं। अब ये जो गोनोपोर है, जब यही मेडुसी को बनाते हैं और बाहर निकालते हैं, तो उस समय में यहाँ पे एक और कॉलोनी भी डेवलप हो गई, तब ये ट्राइमॉर्फिक कंडीशन में आ जाते हैं। अब ये अंदर की हिस्टोलॉजी है, मतलब कि अगर किसी इस कॉलोनी को हम कट करके देखें तो अंदर सेल कैसे होते हैं। तो देखिए, जो क्या बोलते हैं, अंदर की लाइनिंग होती है, इस कप के अंदर की बात करें, सो यू कैन सी दिस एपिडर्मिस। ये पूरी की पूरी लेयर बाहर की क्या है? ये एपिडर्मिस की बनी हुई है। अब ये जो बाहर की लेयर है जो कि एपिडर्मिस है, उसका ब्रॉडर हिस्सा जो है, चौड़ा वाला हिस्सा, वो अंदर की ओर है और बाहर की ओर पतला वाला हिस्सा है। इस एपिडर्मिस के अंदर गैस्ट्रोडर्मिस की स्ट्रक्चर्स हैं, जो बड़े बड़े सेल्स हैं, आप देख पा रहे हैं, है ना? ये गैस्ट्रोडर्मिस के स्ट्रक्चर हैं। तो एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस, यहाँ पे दो लेयर्स प्रेजेंट हैं। तो ये कैसा एनिमल हो गया? डिप्लोब्लास्टिक। कैसा हो गया भाई? ये हो गया डिप्लोब्लास्टिक। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो गया, दो लेयर है। तीसरा है ही नहीं, मीजोग्लिया बहुत ही पतली है और यहाँ कोई कैविटी तो बनी नहीं, तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो गया। बीच में आप ये देख रहे हैं कैविटी, दिस इज़ व्हाट? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक? और बहुत ही पतली सी लेयर है यहाँ पे ये मीजोग्लिया की। तो ये था हिस्टोलॉजी अंदर का। ये बाहर के निकले हुए टेंटिकल्स हैं, सो दिस आर व्हाट? टेंटिकल्स। और ये माउथ का पोर्शन है। माउथ यहाँ पे आके जहाँ कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, ये क्या है? हाइपोस्टोम, यानी माउथ के जस्ट नीचे का हिस्सा हो रहा है, कॉलर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ये हाइपोस्टोम हो गया। ओके, तो ये एक एसेक्सुअल कॉलोनी है जहाँ पे कि मेडुसी का डेवलपमेंट होगा, यानी एसेक्सुअली मेडुसा डेवलप होंगे। और मेडुसा क्या है? सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है? तो इस कॉलोनी में आप देख रहे हैं, ये बाहर की सेफ्टी लेयर्स जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, वेज शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको कि पेरिसार्क कहते हैं। इसके अंदर ये हो गया सीनोसार्क, ठीक। अब ये जो बाहर का ब्लास्टो स्टाइल वाला हिस्सा है, इस पर आप देख रहे हैं अलग अलग एनिमल्स ये डेवलप हो रहे हैं। इनके डेवलपमेंटल स्टेज अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज में हैं ये। दीज आर व्हाट? मेडुसी। जब ये मैच्योर होते हैं तो वो अपने गोनोथीका, यानी इस कैविटी, इस पूरे हिस्से को छोड़ के, ये पूरा हिस्सा क्या है? गोनोथीका। इसको छोड़ करके बाहर की ओर निकलते हैं गोनोपोर के थ्रू। हिस्टोलॉजी ऑफ द कॉलोनी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, बस इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है कि ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, यानी एक तो लेयर होगी एपिडर्मिस की और दूसरी होगी अंदर की गैस्ट्रोडर्मिस। जो आउटर होगी वो एपिडर्मिस और जो इनर होगी वो गैस्ट्रोडर्मिस, और इनके बीच में एक सपोर्टिंग लैमेली होगी जो बहुत पतली थिन लेयर होगी, नॉन सेलुलर होगी, जेलेटिनस होगी, ट्रांसपेरेंट होगी नॉर्मली, ठीक। तो एपिडर्मिस ऑल्सो कंटेन्स सम स्टिंगिंग सेल्स, ठीक है, जो स्टिंग का काम करेंगे। और निमेटोसिस्ट, तो निमेटोसिस्ट का तो काम ही होता है स्टिंगिंग, which are especially abundant on the tentacles, forming annular batteries. Nematocysts of the obelia are penetrant type. इसको याद कर लीजिएगा किस टाइप के हैं ये? penetrant टाइप के हैं। A nerve net composed of a large
and branched nerve cells is present on each side of the mesoglea. Now, unlike Hydra, germ cells are not produced in the एपिडर्मिस ऑफ द पॉलिप. अब सेकेंड लेयर की बात करते हैं जो गैस्ट्रोडर्मिस है. और गैस्ट्रोडर्मिस लाइंस द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी थ्रू आउट द कॉलोनी. ठीक है, पूरी कॉलोनी में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को कौन लाइन करता है? गैस्ट्रोडर्मिस की लेयर. इट कंसिस्ट ऑफ चिफली लार्ज नंबर ऑफ cells and these are what columnar nutritive muscle cells. columnar nutritive muscle cells और ये बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, बड़े बड़े columnar cells होते हैं. स्ट्रक्चर में पीछे आपने देखा था. the inner free and can form pseudopodia to engulf and digest food particles as in the amoeba. Sometimes pseudopodia are replaced by long flagella which bring about a constant movement of food particles, ठीक है, in gastrovascular cavity and circulation of the digested food in the sinosarcal canal. अब यहाँ पे डाइजेशन होगा कैसा, वो अभी हम फिजियोलॉजी में देखेंगे. एक्स्ट्रा सेलुलर हो रहा है, पार्शियल हो रहा है, क्या हो रहा है, हम वहाँ पे देखेंगे. इन hypostome, outer ends of these cells are produced into unstriped muscle fibers arranged circularly and serving to the closed mouth or reduced gastrovascular cavity. Among nutritive muscle cells are present smaller and narrower gland cells with granular protoplasm. दे सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस. यानी ये प्रिमिटिव टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है. भाई प्रोटोजोआ सिंगल सेल के थे, पोरीफेरा मल्टी सेलुलर तो हुए लेकिन टिश्यू में कन्वर्ट नहीं हुए. अब ये सिलेंट्रेट्स जो हैं, ठीक है, ये टिश्यू ग्रेड में आ गए और अब मिल के काम करना शुरू कर दिया. तो यहाँ पे क्या थोड़ा डेवलपमेंट तो आया लेकिन ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का डेवलपमेंट है. ओके, फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो मूवमेंट हाइड्रॉइड ओबेलिया कॉलोनी सेसाइल होता है और इसके जो क्या बोलते हैं जॉइंट्स होते हैं, स्पेशली हाइड्रेंथ, दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पैंड. बस इस तरह ही मूवमेंट कर सकते हैं. तो इस तरह का कोई एग्जैक्ट चलने फिरने वाला वो हाइड्रा वाला कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता. ये सेसाइल होते हैं, चिपके रहते हैं, जुड़े रहते हैं, किसी सरफेस से एकदम फिक्स रहते हैं. न्यूट्रिशन की बात करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि हम पीछे समझ भी रहे थे. पॉलिप और हाइड्रेंथ आर द गैस्ट्रोजॉइड्स. इट मीन्स दे आर न्यूट्रिटिव जॉइड्स और फीडिंग जॉइड्स. इज इट क्लियर? And they feed on mostly, they are what, carnivorous, and feed upon small aquatic crustaceans, nematodes and other worms. ये समझ में आ रहा है? Their tentacles armed with nematocytes. और यहाँ पे जो नेमेटोसिस्ट हैं वो कैसे हैं? पेनेट्रेंट टाइप के हैं. कैसे हैं भाई? पेनेट्रेंट टाइप के हैं. कैप्चर द प्रे and convey it to the mouth. Digestive juices secreted by the gland cells of the gastrodermis bring about the partial extracellular digestion. Partial extracellular digestion. डाइजेशन तो है लेकिन कैसा? पार्शियल और एक्स्ट्रा सेलुलर है. ये समझ में आ रहा है? एंड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में ये सिर्फ पार्शियल डाइजेशन हुआ. नाउ द फ्लैजेला ऑफ गैस्ट्रोडर्मिस बीट एंड पॉलिप कॉन्ट्रैक्ट rhythmically to circulate partially digested food throughout the gastrovascular cavity in the entire colony. Gastrodermal cells with their pseudopodial process engulf small pieces of the partially digested food and digest them इंट्रासेलुलरी. ठीक है,
इसीलिए मैंने कहा था कि हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन कैसा हो रहा है। पहले एक्स्ट्रा सेलुलर हुआ, फिर वो हर एक कॉलोनी में हर एक सेल पे पहुंच गया और वहाँ पे इंट्रा सेलुलरी उसका डाइजेशन हुआ। जब इंट्रा सेलुलरी डाइजेशन हो जाता है, अब जो वेस्ट मटेरियल है ना, डाइजेस्टेड फूड क्या है कि डाइजेस्ट होने के बाद डाइजेस्टेड फूड हर एक पार्ट में पहुंच जाता है और जो वेस्ट है यानी जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो इजेस्ट हो जाता है, इजेस्टेड थ्रू द माउथ, क्योंकि यहाँ पे कोई एनस नहीं है। यही तो बात कर रहे थे, यहाँ माउथ से ही एंट्री भी हो रही है और माउथ से ही इजेक्शन भी होगा। तो इजेशन ऑफ द फूड ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू द माउथ, इनजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू द माउथ। इज इट क्लियर? Zoids of the colony exhibit a great deal of physiological coordination as food captured by the polyp is shared by entire colony including blastocysts, है ना। तो ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में बिहेव करते हैं, यानी पीछे वाली जो आपने किंग वो फाइलम पढ़ी है, पोरीफेरा को पढ़ा, उससे काफ़ी डेवलप कैरेक्टर को अब ये शो कर रहे हैं। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन बहुत ही नॉर्मल है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू करेंगे। यहाँ पे कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं बनता है। यहाँ पे चीफली अमोनिया बनता है जो डिफ्यूज़ होके बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओवेलिया कॉलोनी डज नॉट शो एनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर से समझिए, ओवेलिया कॉलोनी मतलब यहाँ हाइड्रेंथ की बात हो रही है। हाइड्रेंथ जो है, ओवेलिया कॉलोनी है, यहाँ पे वो किसी भी तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल भी शो नहीं करता है, बट इट प्रोपगेट्स बाय ए सेक्सुअल मेथड, और वो भी क्या, बर्डिंग इसका सबसे मेन तरीका है। सबसे कौन मेन तरीका है, बर्डिंग। तो ये याद कर लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में आता है। हॉरिजॉन्टल रूट्स और हाइड्रोराइजी स्प्राउट न्यू वर्टिकल स्टेम्स और हाइड्रोकोलाई which increases the number of individuals by budding. Blastocysts are specialized reproductive zoids forming medusae by budding. ठीक है, बडिंग के थ्रू ही मेडुसी बनाते हैं। A special mode of asexual reproduction may occur when water temperature exceeds 20 डिग्री सेल्सियस। कितना एक्सीड कर जाए भाई साहब, 20 डिग्री सेल्सियस को एक्सीड कर जाए। In this case, bud destines to form gonangia, ठीक है, and break off, settle on the substratum and each give rise to a new colony by stolon like growth। तो stolon like growth के थ्रू एक नई कॉलोनी का निर्माण करते हो। तो इस तरह से ये हमने हाइड्रेंथ की कहानी पढ़ी, यानी पॉलिप का कंडीशन पढ़ लिया। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम मेडुसा के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।